प्रिय मित्रों, आज हम एंटीबायोटिक एब्यूज़ के विषय में बात करते हैं और ये महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जो सबसे अधिक आबादी वाले गांव या ऐसी कॉलोनीज जो स्लम्स हैं या बहुत ही आबादी वाली जो कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो सामान्यतया एथिक्स का पालन नहीं करते हैं। चाहे वो डिग्रीधारी हों, चाहे वो नॉन डिग्रीधारी हों, लगभग ये देखा गया है कि छोटी छोटी समस्याओं में काफ़ी एडवांस एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होने लगा है। ये भारत जैसे देश की विशाल आबादी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकांश जो रोग होते हैं, संक्रमण होते हैं, वो केवल बैक्टीरिया के द्वारा ही नहीं होते, बल्कि उनमें से अधिकांशतया जो लक्षण होते हैं वो वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो डिज़ीज़ वायरस के द्वारा उत्पन्न होती है उसमें एंटीबायोटिक का यूज़ करना कोई ना तो आवश्यक है और बल्कि ये लाभ के अलावा हानि अधिक पहुंचा देता है, यानी कि ये लाभकारी नहीं है बल्कि हानि ही पहुंचाता है। इसीलिए इस विषय की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका एब्यूज़ होने का कारण, एंटीबायोटिक का अननेसेसरी हमारी पॉपुलेशन के ऊपर यूज़ होने का जो कारण है वो केवल चिकित्सक ही नहीं बल्कि रोगी भी उसमें दोषी हैं। सामान्यतया आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रेस्क्रिप्शन के भी मेडिकल स्टोर से ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स आराम से खरीद सकता है। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। मैंने बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो अपने आप ही कोई भी जो है लक्षण आने पर छोटी छोटी से छोड़िए जो आधुनिक जो एडवांस एंटीबायोटिक्स हैं उसका मेडिकल स्टोर के काउंटर से ख़रीद करके और प्रयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि वो उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि जब हम उनका कोई भी कल्चर या सेंसिटिविटी कराते हैं बॉडी का, चाहे सिक्रीशन है चाहे वो पस है, उसका जब कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराया जाता है तो कल्चर में बैक्टीरिया डिटेक्ट होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो कॉमनली यूज्ड होने वाली, कॉमन में सामान्यतया प्रयोग होने वाली जो भी एंटीबायोटिक्स हैं उनका रेजिस्टेंस देखने को आता है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे देश में यूज़ होने वाली जो एंटीबायोटिक है, पहले बहुत कम यूज होती थी। केवल कुछ जो पोस्ट सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस हुआ या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुआ, जिसको कि हम कहते हैं एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत, अब आप देखिएगा कि उसका जो ब्रांड नेम है ऑगमेंटिन या और भी अन्य कंपनियों के जो ब्रांड नेम हैं जिसमें एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन के क्लेवुलिनिक एसिड के साथ जो कॉम्बिनेशंस आते हैं वो आराम से उपलब्ध हैं। आप कहीं भी जाइए मेडिकल स्टोर से, तो कोई भी व्यक्ति होता है उसको थोड़ी सी भी खांसी हुई, हल्का सा जुकाम आया, वो तुरंत से जा कर के या तो ऑगमेंटिन खरीद लेगा या एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन तो एक ऐसी ड्रग हो गई है कि जो ऑलमोस्ट अब मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं उनमें रेजिस्टेंस हो गई है, क्योंकि इतना अधिक उसका यूज़ हुआ है हर जगह और सब जगह सोशल मीडिया पर कोई भी आदमी को गला ख़राब होता है तो वो तुरंत से एजिथ्रोमाइसिन लेने चल जाता है। तो ये सब चीज़ें एक सोचने वाली हैं, क्योंकि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही ये बता सकता है कि जो ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं किसी भी रोग में, उसमें ये इन्फेक्शन क्या बैक्टीरियल है या वायरल है या किसी और श्रेणी का है।
वो देखने के बाद यदि वो बैक्टीरियल है तो ठीक है, उसमें एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं। हालांकि उसमें भी एक प्रोटोकॉल ये होना चाहिए कि हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स का स्पेसिफिक बैक्टीरिया का कल्चर करके और कल्चर की रिपोर्ट आने के बाद ही प्रयोग करें। लेकिन यदि इमरजेंसी है और हमें ऐसा लगता है कि सिम्टम अधिक हैं तो कोई भी जो स्वाब टेस्ट है, यानी कि कहीं से सिक्रीशन है, चाहे भले ही वो नाक से सिक्रीशन ले रहे हो, आप गले से ले रहे हैं, आईज से ले रहे हैं, कान से ले रहे हैं, यूरिन का ले रहे हैं, स्टूल का ले रहे हैं, या बॉडी में कहीं भी कोई अगर और इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ से आप जो है ले रहे हैं, वो उसका टेस्ट कराने के बाद जो भी एंटीबायोटिक वहाँ पर सेंसिटिव पाई जाती है उसी का यूज़ करना चाहिए। जो लोग समझदार हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स का ऐसे प्रयोग उचित नहीं है। अब बात आते हैं हम कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं, आप देख लीजिएगा कि प्रोटोकॉल के इतर लगभग हर फीवर में, चाहे वो डेंगू फीवर है, डेंगू उसमें भी सेफ्ट्राइएक्सोन इंजेक्शन का इतना प्रयोग भारत में होता है, इतना प्रयोग भारत में होता है कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये बात कोई एक सामान्य प्रैक्टिशनर से संबंधित नहीं है, ये बात आप सभी हॉस्पिटल्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे लगभग आपको हर मरीज के जो साथ में जो मेडिसिन रखी हुई हैं वहाँ पे एक सेफ्ट्राइएक्सोन का इंजेक्शन रखा हुआ मिल जाएगा, इसके बहुत सारे ब्रांड नेम हैं, अलग अलग ब्रांड नेम्स के नाम से वो आता है। और छोटे छोटे इन्फेक्शंस में, बच्चों के इन्फेक्शंस में, जो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस में यूज होने वाली एंटीबायोटिक्स हैं, जिसको जो मीरोपेनम या इमीपेनम, वो भी छोटे छोटे क्लिनिक्स पर यूज होते हुए देखी जा सकती हैं। ये नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम जहाँ तक संभव हो जो प्राइमरी एंटीबायोटिक्स हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, और यदि संभव हो सके तो ये प्रयास किए जाने चाहिए कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग जहाँ पर एब्सोल्यूटली इंडिकेटेड हो, जहाँ पे करना आवश्यक हो, केवल वहीं पर किया जाना चाहिए। अन्य अवस्थाओं में बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। इस बारे में एक लंबी नीति बनानी पड़ेगी। अब हम इसी संदर्भ में इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और बात करते हैं, वो है पोस्ट सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस। अधिकांशतया जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, या जो WHO की गाइडलाइंस हैं वहाँ पे कोई बहुत लंबी पोस्ट सर्जिकल एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस या पोस्ट सर्जिकल यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स नहीं किया जाता है। इनफैक्ट यदि हमारे हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं तो मैं नहीं समझता कि पोस्ट ऑपरेटिव बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत होती है। हमारे सामने समस्या क्या होती है कि जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो इतने अधिक होते हैं और इतना अधिक फुटफॉल होता है वहाँ पर कि मजबूरी में हम लोगों को कुछ एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है। लेकिन मेरा अपना जो पर्सनल जो ओपिनियन रहता है वो यही रहता है कि जितना कम से कम एंटीबायोटिक्स का प्रयोग हो वो रोगियों के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अच्छा है। तो आज देखिए इतने सारे ग्रुप्स हैं, यदि आप टोटल एंटीबायोटिक की तुलना करने बैठ जाएं तो आपको कम से कम आज मार्केट में 50 से अधिक एंटीबायोटिक्स मिल जाएंगी। आज जो चाहे वो अलग अलग ग्रुप्स की, हम चाहे स्पैनलोन्स की बात करें, सिफेलोस्पोरिन्स की बात करें, ट्राइएम्सिनोलोन ग्रुप की बात करें, वॉटएवर मैक्रोलाइड ग्रुप की बात करें, अलग अलग ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। तो उनके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए और रोगियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एंटीबायोटिक कोई रामबाण औषधि नहीं है कि आपने खाई और वो ठीक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉडी की अपनी एक मैकेनिज्म होती है, बॉडी हर चीज़ को रिपेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन यदि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाता है तो उस कारण से ये देखा जाता है कि हमको बाहर से इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ जो है वो एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ जाता है। वो कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ओवर द काउंटर सेल
एंटीबायोटिक्स की पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और केवल ये जो है बहुत सारा कुछ सुधार आजकल हुए हैं। पहले तो बहुत सारी ऐसी जो दवाइयाँ थी वो आराम से मिल जाया करती थी। अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी इस मामले में सुधार हमारे देश में बहुत अधिक हुए हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स का जो अब्यूज़ है वो अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और आने वाले समय में यदि रेजिस्टेंस बढ़ते चले गए तो हमारे लिए जो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इस बारे में मेरा सभी जो रोगी हैं और जो चिकित्सक हैं उनसे ये निवेदन है कि वो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते समय सावधानी का पालन करें। धन्यवाद।